Hello everyone, welcome back to Simra classes where you are our priority and keeping you at our priority. We are back with another video. So बच्चों, हम जनरल एंट्रीज़ को बनाना सीख रहे थे। अभी तक हम जनरल एंट्रीज़ को दोनों एस्पेक्ट से बनाना देख चुके हैं। कौन कौन से? ट्रेडिशनल और मॉडर्न। जिसने भी वो दोनों वीडियो मिस कर दी हैं उसको जाके जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि एंट्रीज़ बनाना तो वहीं से सीखोगे। आज तो हमें एडवांस लेवल वाली एंट्रीज़ को सीखना है ना? तो जल्दी से जाके उन वीडियोज़ को देख कर आइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आइकन बटन आपके सामने है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, जो हमारी 11th क्लास में बेस है और जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस है हमारे 11th के सिलेबस में, वो यही पार्ट है। क्यों? क्योंकि यही एक बेस बनता है हमारे फर्दर एडजस्टमेंट्स को करने के लिए, कोई भी चीज़ को निकालने के लिए, प्रॉफिट हो या लॉस हो या आपके कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कितने एक्सपेंसेस इनकर नहीं होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं? हमारी जनरल एंट्रीज़ के थ्रू ही पता चलती हैं। तो हमारे लिए जनरल एंट्रीज़ पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। बट इस चैप्टर में हमारा जो फोकस होगा ना, वो सिर्फ ये फोकस नहीं होगा कि जो स्टेटमेंट दी है उसकी जनरल एंट्रीज़ हम देखें कि क्या होती है। क्या होती है वो अलग है, हम एंट्रीज़ खुद बनाएं। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि स्टेटमेंट आप जो मर्ज़ी दे दो, हम एंट्रीज़ बना लेंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। तो हमारा फोकस कहाँ है? कॉन्सेप्ट पे है। तो अब तक हम लोग बेसिक एंट्रीज़ को समझ चुके थे, एक्सपेंसेस वाली देख चुके थे, इनकम वाली देख चुके थे, कैपिटल वाली देख चुके थे, असेट वाली देख चुके थे एंड लायबिलिटीज़ वाली भी देख चुके थे। तो पाँचों टाइप के अकाउंट्स हमने कवर करे थे। आज हम देखेंगे कुछ एंट्रीज़ जिसको हम ऑलरेडी इनमें तो क्लासीफाई कर ही लेंगे, क्योंकि यही सारे मेन अकाउंट होता है जिसमें सारी की सारी एंट्रीज़ को एडजस्ट हम कर लेते हैं। लेकिन आज हमें कुछ चीज़ें सीखनी होंगी जो फर्दर थोड़ी एडवांस लेवल पे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड एंट्री भी कहते हैं। बच्चों, जो हमें पहली एंट्री सीखनी है कंपाउंड एंट्री, वो है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के रिलेशन की। इसके बाद ही हम एक परचेज़ वाली एंट्री पास करेंगे। बट उससे पहले हमें देखना होगा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस आखिर होता क्या है। बट डोंट फॉरगेट, मैंने बीच में एक रिबेट भी लिखा हुआ है, तो हमें रिबेट और ट्रेड डिस्काउंट के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करना है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि रिबेट कहाँ पर जाएगी और ट्रेड डिस्काउंट कहाँ पर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं कि राम ने परचेज़ करा 9,000 रुपीज़ की। ठीक है। अब हमारे शॉपकीपर भैया ने बोला कि अगर आप 9,000 की परचेज़ करोगे, तब एक काम करूँगा मैं कि आपको ये परचेज़ 8,000 रुपये में करवा दूँगा। ठीक है। इसमें उसने कहीं बोला मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ? नहीं, उसने बोला आप अगर 9,000 का सामान खरीदोगे तो 1,000 रुपये मुफ्त समझ लेना, मतलब फ्री समझ लेना। सामान उतना ही है, ठीक है, बस उसने उसकी रेट को गिरा दिया। 8,000 से किस पे कर दिया? उसने कर दिया 9,000 रुपये पे। तो ये जो क्वांटिटी उतनी ही रख कर वो उसके प्राइस को कम कर देता है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब ये कब मिलता है? ये हमने बोला कि अगर आप इतनी की परचेज़ करोगे तो मतलब ये 9,000 जो हमने लिया है, ये दुकानों में जाओगे तो ये बहुत बड़े बड़े अमाउंट होते हैं। तो जब कोई इंसान बल्क में परचेज़ करता है तो उसे फ़ायदा होता है, और वो फ़ायदा क्या होता है? वो यही फ़ायदा होता है। आप अपने घर में भी बहुत बार सुन चुके होंगे कि अगर हम ये बल्क में परचेज़ करें तो हमें इतने का मुनाफा होगा या इतना हमारा पैसा बच जाएगा। तो वो जो पैसा बच रहा है ना, वो एक्चुअली ट्रेड डिस्काउंट है, क्योंकि वो मिला हमें क्वांटिटी के ऊपर है। जब हम बल्क में परचेज़ करते हैं तो हमें जो छूट मिलती है, उस छूट को क्या कहते हैं? डिस्काउंट। वो कौन सा डिस्काउंट होता है? ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे कैश डिस्काउंट से ये डिफरेंट कैसे है? देखिए, अब उसने बोला अगर आप 9,000 की परचेज़ करोगे तो मैं आपसे 8,000 लूँगा। ठीक है। नाउ कैश डिस्काउंट क्या होगा? कैश डिस्काउंट का मतलब कैश से रिलेटेड है। इसका मतलब कहीं पे कैश की ट्रांजैक्शन आ रही होगी तभी ये कैश डिस्काउंट मिल सकता है। अब देखो, जब वो 8,000 पे करने गया राम, तो उसने बोला भाई देखो 8,000 पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्काउंट तो बनता है। तो उसने पेमेंट के टाइम पर, कैश की पेमेंट के या बैंक से पेमेंट के टाइम पर जो भी डिस्काउंट दिया, उसको कहा जाएगा कैश डिस्काउंट। अगर उसने बोला चलो आप एक काम करो, इस 8,000 को 7,500 पे डन करो, तो ये जो है ना, ये जो मिला है वो होगा कैश डिस्काउंट। तो इसका मतलब यहाँ पे 9,000 के सामान को हमने, सामान की क्वांटिटी वही रखी और ये डिस्काउंट दिया। क्यों? क्योंकि वो परचेज़ ही बल्क में कर रहा था। उसके बाद जब वो पेमेंट करने गया, पेमेंट के टाइम पे जब उसे डिस्काउंट प्रोवाइड करवाया गया, तो उस डिस्काउंट को कहा गया कैश डिस्काउंट। ये विदाउट पेमेंट होती है और ये पेमेंट के साथ ही होती है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि विदाउट पेइंग एनी कैश आप कैश डिस्काउंट को मांग सको। तो कैश डिस्काउंट मिलता ही तब है जब आप ऑन द स्पॉट कैश दे रहे हो, और वो सारा का सारा कैश दे रहे हो, तभी मिलता है। कि अगर अभी के अभी पेमेंट करोगे और सारी पेमेंट करोगे तो आपको 500 रुपये माफ़ या 600 रुपये माफ़, जितने भी माफ़ करने हो ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग,
तो हमारे पास जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि ट्रेड डिस्काउंट को कैसे शो करा जाता है और कैश डिस्काउंट को कैसे शो करा जाता है। तो अब देखिए, हमने यहाँ पे क्या लिया था, 9000 की परचेज कर रहा था राम और उसको 8000 पे लिया। हम ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे भी मेंशन नहीं करते हैं, मतलब ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है, लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। ठीक है, कैश डिस्काउंट को आपको दिखाना पड़ेगा। अब एंट्रीज देखते हैं कैसे। अगर मुझे ये नहीं दिखाना है तो मैं मेंशन ही क्यों करूँ कि मैंने 9000 की परचेज़ करी, मैं डायरेक्ट लिखूँ कि मैंने 8000 की परचेज़ करी है। तो अब अगर राम अपनी बुक्स में एंट्रीज़ को प्लेस करने जाएगा तो वो कैसे लिखेगा, परचेज़ क्या होता है, डेबिट होता है, तो वो यहाँ लिखेगा परचेज़। ओके, परचेज़ को कर दिया डेबिट। अब हमारे पास क्रेडिट में क्या लिखे, हमने कैश तो पेमेंट करी नहीं तो कैश तो आएगा नहीं, क्या लिखेंगे, हम उस शॉप का नाम लिखेंगे। अगर शॉप का नाम मेंशन नहीं है तो आप मर्चेंट भी लिख सकते हो, तो हम एक काम करते हैं, मर्चेंट लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने मर्चेंट लिख लिया, लेकिन अमाउंट क्या लिखें, विदाउट अमाउंट और नरेशन तो हमारी एंट्री अधूरी है, याद है ना। तो 9000 लिखें या 8000, जब हमने मेंशन ही नहीं करना, हमें 9000 दिखाना ही नहीं है, तो हम क्यों लिखेंगे 9000, हम क्या दिखाएंगे 8000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे भी शो नहीं करा जाता। ठीक है, हम दिखाएंगे 8000। तो एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों कि कभी भी ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं मेंशन करा जाता, हाँ बट बता ज़रूर दिया जाता है कि इतना % ट्रेड डिस्काउंट है, ताकि आप एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल अमाउंट निकाल सको। ठीक है, अब देखो ये 8000 की उसने परचेज तो कर ली है, बीइंग परचेज मेड। अब जब वो पेमेंट करने जाएगा तब हमें ये जो डिस्काउंट मिला है 500 रुपये का, उसको हम ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है, चलिए फिर अपने कैश डिस्काउंट को देखते हैं कि कैसे दिखाया जाता है। अब मेरे को करनी है मर्चेंट अंकल को पेमेंट, मतलब मर्चेंट को पेमेंट करनी है, तो मर्चेंट को अब मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे वो हमारे लिए लायबिलिटी था। ठीक है, क्रेडिट कर रखा था तो लायबिलिटी था, अब इस लायबिलिटी को हटाने जा रही हूँ मैं। लायबिलिटी को हटाऊंगी तो उसका रिवर्स बैलेंस कर दूंगी। बैलेंस होता है क्रेडिट, अब मैं क्या कर दूंगी, डेबिट। क्रेडिट का रिवर्स क्या होता है, डेबिट होता है। तो अब यहाँ पे हम मर्चेंट को करेंगे डेबिट। तो मर्चेंट को कितना देना था, हमें देना था 8000 रुपये, इतना ही देना था, क्योंकि हमारी लायबिलिटी भी कितनी है 8000 रुपये। तो हम यहाँ पे भी लायबिलिटी को कितने से कम करेंगे, 8000 रुपये से ही, क्योंकि इस पेमेंट के बाद क्या आपके पास वो दोबारा आएगा कि मेरे को 500 रुपये दो, नहीं, क्योंकि उसने तो डिस्काउंट दिया है ना। तो हम बोलेंगे भाई तूने तो डिस्काउंट दिया था, तो 500 रुपये कैसे लेने आया। इसलिए यहाँ पे जो लायबिलिटी हटेगी वो फुल अमाउंट से हटेगी, कि भाई देखो मेरे पास तुम्हारी कोई लायबिलिटी बची ही नहीं, तो मैं 8000 से क्रेडिट करा था तो 8000 से ही डेबिट करके तुम्हें कैंसिल कर रहा हूँ। अब मेरे पास तुम्हारा कोई उधार नहीं है। लेकिन मैंने पेमेंट जब करूँगी तो असेट साइड क्या होती है, डेबिट होती है। अब असेट साइड क्या हो जाएगी, पेमेंट करने से मेरा पैसा कम हो गया, पैसा होता है डेबिट, पैसा जब कम हुआ तो डेबिट का ऑपोजिट करूँगी क्रेडिट। ठीक है, तो मैं कैश कर दूँगी क्रेडिट। कितना कैश गया है मेरा, 7500। ओ एंट्री तो मैच हुई नहीं, हमारी तो एंट्री मैच होनी चाहिए। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या कहता है, एवरी डेबिट हैज़ एन इक्वल क्रेडिट। अभी तो नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे को मेंशन करना है क्या, कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट जब भी मिलेगा एक तरीके की इनकम है ना, 500 रुपये बच गए ना, है ना, फ़ायदा हो गया ना। और सारी इनकम क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। तो अभी हमारे पास कहाँ बैलेंस बचा हुआ है, क्रेडिट में। तो हम उस डिस्काउंट को कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में। और किस नाम से दिखाएंगे, कि हमें मिला है डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, जब भी डिस्काउंट रिसीव्ड होता है वो होता है हमारे लिए इनकम। और कितने का मिला, 500 रुपये का। अब देखो 8000 रुपये डेबिट में, 8000 रुपये क्रेडिट में, हो गया एवरी डेबिट हैज़ एन इक्वल क्रेडिट, मिल भी गया हमें। अब हो गई हमारी एंट्री पूरी। तो हमने देखा कि ट्रेड डिस्काउंट को हम नहीं दिखाते, इसलिए हम उसका अमाउंट ही मेंशन नहीं करते। ठीक है, 9000 की भले हमने परचेज करी थी, जिस अमाउंट पे तुम एग्री हुए हो देने के लिए, 8000 पे एग्री हुए हो तो तुम 8000 दिखाओ भाई। ठीक है, अब जब मैं पेमेंट के वक्त जो तुम मुझे छूट दे रहे हो, मतलब जो भी डिस्काउंट तुमने मुझे दी है उसको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी लायबिलिटी बनती थी 8000 से, तो तुम्हें ख़त्म करने के लिए मैं 8000 अगर डेबिट करूंगी, लेकिन पेमेंट अगर पूरी नहीं करूंगी तो दिखाना तो पड़ेगा ना डिफरेंस किस नाम से आया। तो ये वही डिफरेंस है। ठीक है, अब पता चला हमें कैश डिस्काउंट दिखाना होता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं। अब हम जाते हैं अपने रिबेट वाले फॉर्मेट पे, कि रिबेट आखिर होता क्या है। देखो सिंपल फॉर्मेट है, जैसे ट्रेड डिस्काउंट होता है वैसे ही हमारा रिबेट भी होता है। हम क्या करते हैं, हम इसमें ये देखते हैं कि हमने 8000 रुपये लिए थे, अगर वो बोले चलो ठीक है इसमें तुम्हें फर्दर डिस्काउंट दे देता हूँ, जब उसने डिस्काउंट का वर्ड मेंशन कर दिया तो वो वहाँ जाएगा ट्रेड डिस्काउंट में या तो कैश डिस्काउंट में। लेकिन अगर वो बोले कि रिबेट दे रहा हूँ, तो रिबेट एक अलग नाम से आता है, वो भी होता है ट्रेड डिस्काउंट की तरह ही है। कि अगर वो बोल दे कि 9000 की क्वांटिटी 8000 में,
लेकिन फिर भी हम बार्गेनिंग करने पे लगे हुए हैं, नहीं भैया नहीं, 7,000 में दो अगर देना है तो। तब जो अगर हम और फर्दर कम करवा रहे हैं उसको वो बोल रहा है रिबेट, तो रिबेट की एंट्री हमें मेंशन करनी पड़ती है। तो रिबेट की एंट्री क्या होगी, अगर हमें मिला ही रिबेट, जैसे हमें डिस्काउंट मिल रही थी, अगर रिबेट मिल गया तो वो भी हमारी इनकम हो गई, तो रिबेट क्या हो गया, क्रेडिट तो हो गया। ऊपर क्या हो गया, ऊपर किस तरीके से कम करूँगी कि मैंने अपने मर्चेंट अंकल को और कम करवाया, किससे, रिबेट से कम करवाया, तो मर्चेंट अंकल डेबिट हो गए। तो रिबेट से हम क्या करते हैं, हमें पता चल गया, हम अपनी लायबिलिटीज़ को फर्दर रिड्यूस करवा लेते हैं। तो हमने अपनी एंट्रीज़ में भी अपनी लायबिलिटीज़ को फर्दर रिड्यूस करवाया। अगर यही क्वेश्चन में लूँ और यहाँ पे रिबेट को भी इंक्लूड कर दूँ तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, 8,000 से उससे 1,000 रुपये की रिबेट ले लेंगे। 1,000 की रिबेट ली तो मेरे पास पेमेंट करने के लिए एक्चुअली बचा कितना, 7,000 रुपये, और मैं पेमेंट उसे करूँगी 6,500 की। 500 रुपये का ही तो कैश डिस्काउंट मैंने वहाँ पे भी लिया था ना, अभी भी उतना ही लूँगी, लेकिन मैंने एक काम करा, फर्दर लायबिलिटी को रिड्यूस कर दिया विद रिबेट। तो अब मेरी लायबिलिटी से जो कम हुआ है एक और बार कम कर देते हैं, बट मुझे पता अब मैंने जो लायबिलिटी कम करवाई है वो 1,000 से करवाई है, मेरा जो मर्चेंट कम हुआ है वो 1,000 से कम हुआ है। तो मैं यहाँ रिबेट में अगर 1,000 लिख रही हूँ तो लायबिलिटी भी तो मैं अपनी 1,000 से कम करवा रही हूँ, है ना। पूरा 8,000 यहाँ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ जो अमाउंट कम हुआ है, अब जितना मुझे पेमेंट करनी है सिर्फ उतनी लिखूंगी, ठीक है। अब मेरे पास बचा मर्चेंट कितना, 7,000 का बचा, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 7,000 रुपये लिखूंगी, ना कि 8,000 रुपये। और पेमेंट कितनी करी मैंने, 6,500 की करी, डिस्काउंट तो अभी भी सेम ही रहा। तो अब मुझे पता चल गया कि ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट और कैश डिस्काउंट एक साथ फ्लो में अगर आ जाए, तीनों आ जाए, तो क्या करना है, पहले ट्रेड डिस्काउंट जिसकी एंट्री होती नहीं है तो मैं पहले उसको नॉर्मल एक परचेज की एंट्री करूंगी, देन रिबेट अगर मैंने ली है उससे तो मैं रिबेट की एंट्री करूंगी, एंड देन पेमेंट करूंगी। विदाउट पेमेंट ये कैश डिस्काउंट हो ही नहीं सकता। अगर आप पेमेंट कर रहे हो तभी आपको ये कैश डिस्काउंट मिला होगा। फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए कोई भी कैश डिस्काउंट नहीं मिलता है, कैश डिस्काउंट मिलता है ऑन द स्पॉट पेमेंट करने के लिए। तो अभी हमने ये ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट और कैश डिस्काउंट देखा, बट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने देखा है परचेज, मतलब कि जब कोई परचेज कर रहा हो। अब जब सेल करेंगे, अब हमें मर्चेंट बनना है, अब तक तो हम बायर थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब वो सेलर होगा, जब वो डिस्काउंट देगा तो वो क्या फील करेगा, वो कौन कौन सी एंट्रीज करेगा। तो अब हम एक बार देख लेते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ अपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन एक काम करेंगे, हम सेम रखेंगे ताकि बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी बन जाए, क्योंकि अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूँगी तो आप उसको इससे रिलेट करने लग जाओ, तो क्यों ना इसी क्वेश्चन को ले लिया जाए। तो देखिए, राम था जो हमसे परचेज करने आया था, हमने उसे बोला कि ठीक है, अगर आप 9,000 की परचेज करोगे तो 9,000 के सामान को आप 8,000 में ले सकते हो। तो हमने उसे दे दिया ट्रेड डिस्काउंट 8,000 रुपये का। उसके बाद उसने हमसे 1,000 रुपये का रिबेट भी ले लिया, ठीक है। अब ये रिबेट लेने के बाद भी उसने हमें पेमेंट कितनी करी है, 6,500 की। 500 रुपये का कैश डिस्काउंट भी हमसे ले लिया। तो अब एक काम करते हैं, हमारी सेल हुई है तो हम सेल्स की एंट्री पास करते हैं। सेल्स का बैलेंस क्या होता है, ऑल इनकम एंड गेन्स शुड बी क्रेडिटेड। तो सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, राम को करेंगे डेबिट टू सेल्स, ठीक है। कितने अमाउंट से, हम 9,000 ले सकते हैं क्या उससे, नहीं, हमने तो खुद उसे डिस्काउंट दिया है ना, तो हम कितना दिखाएंगे, 8,000 रुपये दिखाएंगे, ठीक है। तो राम हमें कितना पैसा देगा, 8,000 रुपये देगा। बीइंग सेल्स मेड, सेल्स डन, कुछ भी लिख सकते हो, बट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नरेशन के बिना कोई भी एंट्रीज कंप्लीट नहीं होती हैं। नाउ उसने हमसे 1,000 रुपये का रिबेट भी ले लिया। अब रिबेट तो मेरे लिए नुकसान है ना, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस शुड बी डेबिट। तो मैं क्या करूंगी, रिबेट को डेबिट कर दूंगी और राम को मैंने कर दिया क्रेडिट, क्योंकि राम मेरे को पैसे दे रहा था पहले, तो मेरी असेट थी। अब असेट मेरी 1,000 से कम हो गई, तो मैं अपने राम को क्या कर दूंगी, 1,000 रुपये से कम कर दूंगी। तो अब मेरे को राम देगा कितना, 7,000 रुपये देगा। और यही हो रहा था ना, कितने पेमेंट कर रहा था वो, 7,000 ही कर रहा था ना। तो मैंने रिबेट दे दिया उसे 1,000 रुपये का। अब जब मुझे पैसे मिलेंगे 7,000 रुपये, तो पैसे जब जब आएंगे मैं क्या करूँगी, डेबिट करूँगी। तो कैश अब आया तो मैंने कर दिया डेबिट। कितने आने थे, कितने दिए हैं उसने एक्चुअली, 6,500। तो कैश तो पूरा नहीं आया, ओहो ओके फाइन, बट हम अपने राम को पूरा नलिफाई करेंगे, क्योंकि अब तो हम जान ही सकते हैं ना कि भाई लाओ नहीं और पैसे दो, 500 रुपये देने थे, क्योंकि हमने खुद उसे 500 रुपये का डिस्काउंट दिया है। अब हमने दिया है तो एक और लॉस है, रिबेट जैसे लॉस था तो एक और लॉस आ गया हमारे पास, किस फॉर्म में, डिस्काउंट अलाउड। हमने अलाउ करा है तो हमने अपना खर्चा जानबूझ के बनाया है, अब खर्चा है तो डेबिट तो करना पड़ेगा। किस फॉर्म में, डिस्काउंट अलाउड की फॉर्म में, ठीक है। कितने अमाउंट से, 500 रुपये तो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं ना, 6,500 तो वो देगा। अब बचा कितना था, उसका टोटल बैलेंस जो खत्म हुआ वो कितने से खत्म हुआ, 7,000, और इतना ही उसे हमें पे भी करना था,
है ना। यहाँ पे मैंने 8,000 से 1,000 रुपये कम कर दिए तो ऑलरेडी 7,000 बचे। अब मैं यहाँ पर राम को कर दूंगी क्रेडिट 7,000 से। तो देखो राम अंकल हुए थे डेबिट 8,000 रुपये से, फिर अंकल हुए क्रेडिट 1,000 रुपये से, फिर अंकल हुए क्रेडिट 7,000 रुपये से। तो मेरे क्रेडिट में अगर देखूँ तो टोटल कितना है 8,000 राम के नाम पर, और मेरे डेबिट में कितना टोटल है 8,000 राम के नाम पर। तो क्रेडिट और डेबिट दोनों सेम सेम है तो बैलेंस तो ख़त्म ही हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मैंने अपने राम के अकाउंट को क्लोज कर दिया, मतलब मैंने सेल्स कर दी है और उस पर सबसे पहले मैंने करा ट्रेड डिस्काउंट, फिर मेरे से उसने ले लिया रिबेट एंड देन उसने मेरे को कैश डिस्काउंट देने पे भी मजबूर कर दिया। सो बच्चों, हमने आज की वीडियो में अपने एंट्री मेकिंग पार्ट को देख लिया है कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। इन द अपकमिंग वीडियो दैट इज ऑन ट्यूसडे हम लोग इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड टू सिमरा क्लासेस एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिमरा क्लासेस। थैंक यू।